तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर हु एक पिल खाता और साथ ही अपनी बॉडी के अंदर उसने जो पावर्स को डिजर्व किया होता है उन्हें यकदम से रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसका पावर लेवल बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल के मिडिल पे पहुंच जाता है। तो आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या अब तुम यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल का मुकाबला कर पाते हो या नहीं। पर फैंगली को दिखाते हैं कि फैंगली अपने डैड से कहता है कि डैड यहाँ पर क्या हो रहा है, डैड क्या वाकई में ये 5th लेवल तक पहुंच चुका है, इसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ी है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हु फैमिली के लोग यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं और कल्टीवेट करने के साथ साथ ब्रेक थ्रू करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग हमसे अलग है, इनका कल्टीवेशन मेथड हमसे अलग है। हु फैमिली के लोग इस तरह करते हैं कि वो लोग कल्टीवेट करने के दौरान अपनी कल्टीवेशन में से आधी की पावर है उसको रिजर्व करके रखते हैं। वो हमेशा इसी तरह ही करते हैं, कल्टीवेट करने के दौरान नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट करते हैं, लेकिन इसके साथ उसमें से कुछ कल्टीवेशन की जो है उसको साइड के ऊपर करते रहते हैं, और जब कभी इन्हें जरूरत पड़ती है तब वो उस रिजर्व वाली की पावर को अचानक से रिलीज करते हैं। जब उसे अचानक से रिलीज करते हैं तो इस तरह वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली कुछ लेवल्स का एडवांसमेंट हासिल कर सकते हैं, जिस तरह इसने यहाँ पर किया है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बिल्कुल राइटफुली बॉडी रिफाइनिंग के 5th मिडिल लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि इसकी पावर्स यहाँ पर बिल्कुल रियल हैं। तो यंग मास्टर हु भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि फेंगाओ, अब तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम यहाँ पर डर के मारे काम तो नहीं रहे अब, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम हमारी हु फैमिली के सामने बिल्कुल बेकार हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम अटैक नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और इसी के साथ ही वो उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो बड़ी तेजी के साथ पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा फेंगाओ जो होता है वो भी उसके सामने से गायब होता है और अपनी स्पीड को यूज करते उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन यंग मास्टर हु का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है मैंने बड़ी मुश्किल के साथ इसके अटैक को अवॉइड किया है, यहाँ पर मैं इसके अटैक के साथ हिट होता था फिर तो मेरा कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो बहुत ज्यादा थी। तो हमारा फेंगाओ पीछे की तरफ फट रहा होता है और उसे लगता है कि उसने अटैक को अवॉइड कर लिया। तो हु उसे कहता है कितनी आसानी से तुम मेरे अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते, अभी और भी बाकी है। और इसी के साथ वो फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार पंच को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमारा फेंगाओ अपने बाजू को सामने की तरफ करते हैं, उसके पंच को वहां पर ब्लॉक करता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि ये इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के मिडिल 5th रैंक के ऊपर है और मुझे लगता है कि मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फेंगाओ कहता है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा हैवी था, शुक्र है कि मेरे पास फार्माकोफिया है, गार्ड लेवल का फार्माकोफिया होने की वजह से मेरे पास हीलिंग एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को तेजी से हील कर सकता हूँ। फेंगाओ कहता है कि लगता नहीं है कि मैं इसको हरा सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं हरा सकता। क्योंकि सभी लोग भी वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है कि फेंगाओ भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद इस वक्त 4th लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन उसका सामने यंग मास्टर हुकू के साथ है। तो यंग मास्टर हुकू इस वक्त अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल के मिडिल स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि एक लेवल का फर्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो मास्टर फेंग चैन भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल इससे ज्यादा हो चुकी है और पावर भी ज्यादा है। तो वो यही सोच रहे होते हैं कि मेरे बेटे को सरेंडर कर देना चाहिए, उसके पास यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ यंग मास्टर हुकू से कहता है कि लड़के अब क्या हुआ, क्या तुम मेरे पर और ज्यादा अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? थोड़ी देर पहले यंग मास्टर यांग के सामने तो तुम इसी तरह से बड़े निशाने बन रहे थे, चलो आओ ना आकर मेरे पर अटैक करो, मैं तो बस यहाँ पर भी वार्म अप कर रहा हूँ। साथ ही वो फिर से हमारे फेंगाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो फेंगाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही वो जाकर पंच मारता है। तुम्हारा फेंगाओ जो था अपनी स्पीड को यूज कर रहा होता है, वो स्पीड को यूज करते हुए उसके अटैक्स को वहां पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही सोच रहा था कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। यंग मास्टर हु से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम अब यहाँ पर सरेंडर करोगे या नहीं? अगर तुम अभी यहाँ पर सरेंडर कर लेते हो और उसके बाद तुम बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह कचरे की तरह गुजार देते हो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले से कचरे थे। तो फेंगाओ भी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मेरी सारी जिंदगी सभी लोग मुझे कचरा कहते रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर सरेंडर कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, यानी कि मैं कचरे का कचरा ही रहूंगा और मेरी इंसल्ट भी नहीं होगी। और साथ ही वो अपने पंच को बंद करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर हु से कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर कंप्लीटली वेस्ट करने वाला, क्योंकि तुमने सरेंडर नहीं किया और तुम्हारे पास ये आखिरी मौका था। वो उसे पंच मारता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ दिखाते हैं कि रीना में काफी सारी एनर्जी निकलती है और एनर्जी निकलने के बाद दिखाते हैं कि हमारा फेंगाओ जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि मैं फेंगाओ, मैं कचरा था और एक कचरा ही रहने वाला हूँ। क्योंकि सभी लोग वहाँ पर कहते हैं लगता है कि हु क्लैन जीत गया और वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि यंग मास्टर हु ने अपने मैच को जीत लिया, क्योंकि यंग मास्टर हु वहाँ पर खड़ा होता है, साथ ही वो हंस रहा होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि फेंगाओ तो वाकई में एक कचरा है, यंग मास्टर हु ने इस मैच को जीत लिया। और इसी के साथ यंग मास्टर हु की बॉडी को एक झटका लगता है, उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो गिरने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया, यंग मास्टर हु को क्या हो गया, ये अचानक से गिर क्यों गया? जबकि हमारा फेंगाओ कहता है कि मैं कचरा था, अब मैं कचरा नहीं रहा, मैं बाकी की सारी जिंदगी कचरे की तरह बिल्कुल भी नहीं गुजारने वाला। और साथ ही फेंगाओ चिल्लाकर कहता है कि तुम में से कौन यहाँ पर मुझे चैलेंज
चैलेंज करना चाहता है। मैं फेंग हाउ यहाँ पर तुम सभी से फाइट करूंगा, मैं साबित करूंगा कि मैं इस ब्लड लाइन कंपटीशन को जीतने के लायक हूँ। फेंग हाउ जैसे वहाँ पर उन सभी लोगों को ललकारता है तो उनमें से कोई भी अब आगे नहीं बढ़ना चाहता। सभी लोग वहाँ पर खामोश होकर देख रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या, एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्या तुमने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ। दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ पंचेस टकरा रहे थे, बल्कि ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि हमने यही देखा था कि यंग मास्टर हु से पंच मारने के लिए आके पड़ा था। तो यहाँ पर यंग मास्टर फेंग हाउ को हारना चाहिए था, ना कि यंग मास्टर हु को हारना चाहिए था, क्योंकि फेंग हाउ की कल्टीवेशन तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो 4th लेवल पर ही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसने अपने लेवल को छुपाया हुआ है, और वो भी यहाँ पर 5th लेवल तक पहुंच चुका है। और यहीं पर हमारा फेंग हाउ बताता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो फेंग हाउ कहता है कि जब वो मेरे करीब पहुंच रहा था, यानी यंग मास्टर हु उसके करीब पहुंच रहा था उसे मारने के लिए, उसी वक्त उसके फार्माकोपिया ने उसे जबरदस्त पावर दी थी। साथ ही उसके लिटिल मास्टर ने भी उसकी मदद की थी। तो लिटिल मास्टर उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर इस मैच को जीतना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने सारे के सारे डिफेंस को छोड़ना होगा और सारी की सारी पावर अपने पंच के अंदर डालनी होगी ताकि तुम अटैक कर सको। साथ ही अपने फार्माकोपिया को भी यहाँ पर एडवांस में एक्टिवेट कर लो, क्योंकि उस पंच की वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ा बैकलैश होने वाला है, लेकिन तुम्हारे फार्माकोपिया की वजह से वो बैकलैश जो है वो जल्दी से हील हो जाएगा और इस तरह तुम यहाँ पर खड़े रह पाओगे और इसके अटैक को अवॉइड भी कर लोगे और साथ ही उसको हरा भी दोगे। इसी तरह हमारा फेंग हाउ वहाँ पर अपनी लिटिल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए व्हाइट टाइगर डैश वाले पंच को यूज करता है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर जैसे उसके करीब पहुंचता है तुम्हारा फेंग हाउ उसके पंच के साथ पंच टकराता है और इसी के साथ ही हमारा फेंग हाउ जीत जाता है। तो हमारा फेंग हाउ वहाँ पर सेंटर में खड़ा होता है। बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्या इसके साथ कोई और फाइट करेगा, और इसी के साथ ही हमारा फेंग हाउ वहीं पर खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलती है और सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि इसने ब्रेक थ्रू किया, इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। इसने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ही ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने आप को बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच लिया है, जो तो बहुत ज्यादा कूल है। मास्टर ओशैंग भी चिल्लाकर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। इस लड़के ने यहाँ पर ना सिर्फ अपने 2 मैचेस को जीता बल्कि मैचेस को जीतने के साथ साथ इसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया और अब ये बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच चुका है। मास्टर ओशैंग वहाँ पर अनाउंस कर देते हैं कि राउंड 2 को भी यहाँ पर फेंग फैमिली के यंग मास्टर फेंग हाउ ने जीत लिया और बाकी के सभी लोग, यानी उनमें से काफी सारे लोग होते हैं वहाँ पर फेंग हाउ के लिए चीयर कर रहे होते हैं और काफी खुश हो रहे होते हैं। तो मास्टर ओशैंग कहते हैं तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी 3rd बैटल की बात करेंगे। तो 3rd बैटल में यहाँ पर वैन फैमिली है। तो वैन फैमिली अपनी तरफ से किसको यहाँ पर भेजने वाली है। तो वैन फैमिली के एल्डर से कहते हैं कि नहीं, हम लोग वैन फैमिली में से किसी को भी यहाँ पर नहीं भेजने वाले, क्योंकि हमारी सबसे स्पेशल डिसाइपल वैन जिंग इस वक्त यहाँ पर नहीं है और ऊपर से हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं जो कि बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर हो, इसलिए हम लोग किसी भी डिसाइपल को इस ब्लड लाइन कंपटीशन के लिए नहीं भेजेंगे। हम लोग यहाँ पर हार मानते हैं। तो जैसे वो लोग ये कहते हैं तो इसी के साथ हमारा फेंग हाउ यहाँ पर इस ब्लड लाइन कंपटीशन को जीत जाता है। वो सभी लोग जो कि कभी हमारे फेंग हाउ को कचरा कहा करते थे, वो सभी लोग अब यहाँ पर इसे जीनियस कहना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्लियरली एक जीनियस है, ये कचरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि हमारा फेंग हाउ वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है तो उसके डैड जल्दी से जंप करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है, तुमने यहाँ पर मेरा सर ऊंचा कर दिया। फेंग हाउ उनसे कहता है कि डैड ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर आपकी इंसल्ट नहीं करवाई बल्कि मैंने आपका सर ऊंचा किया और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है और आइंदा भी मैं इसी तरह ही करूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा फेंग हाउ के सामने और कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं। की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।